नमस्कार बीकानेर, मैं आपका राहुल ऋषिदेव और आप देख रहे हैं बीकानेरी सितारे। और आज हमारे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट मौजूद हैं जो क्लासिकल म्यूजिक से बिलोंग करते हैं और इनकी गायकी और क्लासिकल म्यूजिक से कनेक्शन इतना परफेक्ट है, सुनने वाले जब सुनते हैं तो वो सुनते ही रह जाते हैं। ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपको मिलाता हूँ प्रथम शर्मा जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रथम शर्मा जी हमारे चैनल पर। थैंक यू। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपकी गायकी इतनी शानदार और इतनी एक अनबिलीवेबल सी लगती है कि आजकल की जनरेशन जो क्लासिकल म्यूजिक से कटती जा रही है और आप क्लासिकल म्यूजिक को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अपने बीकानेर क्षेत्र में क्लासिकल म्यूजिक का इतना प्रभाव नहीं देखा जाता है, बहुत ही कम है अपने बीकानेर में कि जो क्लासिकल की तरफ रुझान है। ज्यादातर अपनी गायकी बीकानेर में इस टाइप की मिलती है, या तो भजन गायकी मिलती है जी, या लाइट म्यूजिक मिलता है और या फोक म्यूजिक मिलता है। तो क्या लगता है आपको कि आजकल की जनरेशन में क्लासिकल म्यूजिक अगर पहुंचना चाहिए तो किस टाइप से पहुंचना चाहिए और लोगों का इसके प्रति जो रुझान है वो किस टाइप से हम बनाए रख सकते हैं? एक्चुअली सबसे पहले मैं अवेयरनेस को पॉइंट आउट करना चाहूंगा। जी जी। क्योंकि अगर मैं सिर्फ पर्टिकुलरली बीकानेर की अगर बात करूं तो बीकानेर का जो म्यूजिकल जो एरिया है वो बहुत मेरे हिसाब से बहुत लिमिटेड है। जी जी। एंड मतलब बहुत लोग थोड़ा स्टिफ माइंडेड भी हैं कि मैं अगर ये म्यूजिक सुनता हूँ तो मैं इसको ही लाइफ टाइम फॉलो करूंगा। जैसे हम बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनको गजल पसंद है तो वो लाइफ टाइम गजल गाएंगे। जी जी। और किसी को अगर फिल्मी पसंद है वो तो लाइफ टाइम ही फिल्मी गाएगा। जी, उसको वो एक्सप्लोर करने का इच्छा थोड़ा कम है। जी। तो इट ऑल कम्स डाउन टू अवेयरनेस फर्स्ट, कि अगर आपको अवेयरनेस है कि हाँ मैं जो गा रहा हूँ वो अच्छा है, मैं फिल्म में गा रहा हूँ अच्छा है, मैं गजल गा रहा हूँ, वो सब कुछ बेस्ट है एक्चुअली। लेकिन अगर आपको अवेयरनेस है कि हाँ ये भी चीज एग्जिस्ट करती है और मैं बिना कुछ उसकी निंदा करे जस्ट उसको ऑब्जर्व करूँ पहले तो, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक इज लाइक इट्स अ वेरी डीप ओशन। अगर आपको डायरेक्ट उसमें घुसोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। जी जी जी। तो अगर आप उसको पहले बहुत गहराई से ऑब्जर्व करते हो कि जस्ट वो है, उसको कुछ जज नहीं करना है आपको। जी। एंड सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स को ही कहना चाहूंगा, अगर आप क्लासिकल म्यूजिक को देखते हो किसी एंगल से तो आई विल जस्ट से कि जस्ट ऑब्जर्व फर्स्ट, क्योंकि उसको समझने में बहुत डीप थिंकिंग चाहिए। जी जी। एंड क्लासिकल म्यूजिक से ज्यादा आपको कोई भी म्यूजिक हेल्प करेगा ही नहीं किसी और म्यूजिक को सीखने के लिए। जी जी जी। क्योंकि हमारे जो सुरों का जो जन्म है वो क्लासिकल से ही होता है। क्लासिकल है ना, क्योंकि हमारी म्यूजिक सबसे ज्यादा एंशिएंट म्यूजिक है। अगर हम लाइक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो लाइक 6000 से 10,000 साल पुराना है। उसके एविडेंसेस भी हमारे पास। तो हाँ, तो मतलब अवेयरनेस होना चाहिए एक्चुअली लोगों में, और थोड़ा नैरो माइंडेड नहीं होना है हमको म्यूजिक को लेके कि मैं ये करता हूँ तो यही करता रहूंगा। जी जी। सबसे पहले प्रथम जी, हम आगे बातचीत को बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ क्लासिकल में ऐसा सुनाए कि आज जो हमारी ऑडियंस बहुत सारी ऐसी है जो क्लासिकल म्यूजिक को कुछ नहीं समझती। वो सोचती है कि वेस्ट ऑफ टाइम है, या तो हमें सीधे गिटार पकड़ लेना चाहिए या सीधे गाना स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन वही वाली बात है ना कि अगर हम पढ़ना सीख रहे हैं तो हमें आज से अनार सीखना जरूरी है ना। तो क्लासिकल म्यूजिक उस टाइप से, तो ज्यादा देर ना करते हुए हम सबसे पहले आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। जी, तो मैं राग मधुवंती में एक छोटा सा ख्याल प्रस्तुत करना चाहूंगा। इसके शब्द है, काहे मान करो री सखी अब बहुत दिनों से पिया घर आवे। मतलब बेसिकली जब किसी लवर का जो उसका जो प्रियतम है बहुत दिनों बाद घर आ रहा है। जी जी। तो उसकी जो प्रियतम है बहुत थोड़े नखरे कर रही है एक्चुअली। अच्छा। ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। जी जी। तो ये मैं थोड़ा गा के सुनाता हूँ। जी। सखी रे अब बहुत दिनन से पिया घर आए, बाको मना भर जाओ धीर धरो काय मान करो सखी रे अब गंध माल सुंग सजावो विविध रंग सु गावो बजावो प्रीतम की अब प्रीत हरो काय मान करो
क्या बात है, क्या बात है। मन तो ऐसा कर रहा था, मैं खो गया था, मतलब सही बताऊं, और मैं एक अलग ही जोनर में चला गया। और एक होता है ना कि एक हवेली टाइप का म्यूजिक है, जैसे कोई राजमहल में गाना बज रहा हो और कोई बहुत ही बड़ा क्लासिकल सिंगर उस चीज को गा रहा हो, मतलब इतने परफेक्ट नोट ईश्वर की देन है। वास्तव में संगीत किसी अगर मनुष्य के अंदर है ना, तो वो ईश्वर की देन है, क्योंकि संगीत अगर किसी को मिला है ना, हम ईश्वर को नहीं देख सकते, लेकिन नोट्स एक ऐसी चीज है कि वो साक्षात ईश्वर है। अगर कहते हैं ना कि बड़े बड़े लोगों ने ये बात कही है कि हमारे अंदर ईश्वर है, वो एज अ सुरों की तरह हमारे अंदर है। अगर हम अपने भागवत कथा को भी पढ़ा जाए तो उसमें एक प्रसंग आता है जिसमें एक साधु एक संगीतज्ञ से बहुत जलता होता है कि साधु को क्या कमी है, भगवान से हम ऐसा मानते हैं ना, साधु सबसे क्लोज होता है। जी, जी। लेकिन साधु भी संगीतज्ञ से क्यों जलता है? क्योंकि इंसानी योनि में जन्म लेना बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। और उसमें भी अगर आप कला में हो तो वो और भी रेयर है। जी। कला में भी आप संगीत के क्षेत्र में हो तो वो और भी रेयर है, जी, जी। क्योंकि कला संगीत में वाइब्रेशंस होता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। साधु लोग वैसा वाइब्रेशन नहीं कर पाते जैसे जी, हम जी। संगीत के थ्रू कर सकते हैं। जी, जी। और जो संगीत के थ्रू भगवान तक पहुंचने का जो रास्ता है, वो किसी भी आई थिंक योग प्रार्थना उससे भी ज्यादा फास्ट तरीका है। फास्ट तरीका है, और पुराने समय में ऐसा देखा जाता था। ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे हम, रावण की बात कर लेते हैं। शिव जी से जो उसने वरदान प्राप्त किया, वो मैं नहीं मानता कि किसी और राक्षस योनि में होके किसी ने ऐसा वरदान प्राप्त किया होगा। किससे? मात्र संगीत से। और शिव तांडव उन्हीं का, हाँ जी, उनकी रचना है, उनकी रचना है, जो आज तक कलयुग तक वो गाई जाती है, बजाई जाती है, और अलग अलग सिंगर, अलग अलग म्यूजिशियंस, भले किसी भी जाति धर्म के हो, अपन कह नहीं सकते कि वो चाहे हिंदू गा रहे हैं या मुसलमान गा रहे हैं, लेकिन उस चीज को गा रहे हैं। यानी कि संगीत का इतना प्रभाव है कि वो सारे धर्म, सारे जेंडर, उन सब चीजों को वो खत्म कर देता है। और मतलब एक कनेक्शन होता है। हम कई अलग टाइप का म्यूजिक सुनते हैं जिसकी हमें सिर्फ कंपोजिशन समझ में आती है। इंडिया में बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जिनकी हमें सिर्फ कंपोजिशन समझ में आती है, हमें उनके शब्द, उनके फीलिंग वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन कंपोजिशन समझ में आती है। यानी कि वो संगीत है जो हमें जोड़ता है अलग अलग लैंग्वेज से, अलग अलग जाति से, अलग अलग धर्म से। मन तो ऐसा कर रहा था कि मैं आपको सिर्फ सुनता रहूं। पॉडकास्ट तो हम चलो नेक्स्ट एपिसोड में कर लेंगे। बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रथम जी, सबसे एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आजकल की जो जनरेशन है वो क्लासिकल म्यूजिक को समझ नहीं रही है। वो चाहते हैं कि हारमोनियम पकड़ के गाना बोरिंग सा हो गया, गिटार हम ले लेते हैं, बजाना शुरू करते हैं, नोट्स नहीं लग रहे हो लेकिन वो फिर भी गुनगुना रहे होते हैं। और इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इसका एक्चुअली बहुत बड़ा आंसर है। सबसे पहले तो मैं अवेयरनेस को वापस पॉइंट आउट करना चाहूँगा, क्योंकि अगर कोई सीख रहा है बच्चा तो उसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस होना चाहिए। क्योंकि आप कुछ भी, आजकल ऐसा होता है ना, बच्चे इंस्टाग्राम पे कुछ देखा और उन्होंने डिसाइड कर लिया मैं ऐसा गाऊंगा। जी जी, है ना। मतलब उसकी कैपेबिलिटी शायद उससे भी ज्यादा हो, कि उससे भी ज्यादा बहुत कुछ 10 टाइम्स बेटर कुछ कर सके, लेकिन उसके दिमाग में वो जो नैरो फील्ड क्रिएट हो रहा है उसके थ्रू कि हाँ मैं ये करूंगा तो मतलब हाँ हो जाएगा। जी जी। तो मतलब एक थोड़ा एक्सपेरिमेंटल व्यू आना चाहिए ऑडियंस के अंदर, और जो भी स्टूडेंट है म्यूजिक का। सेकंड चीज को मैं पॉइंट आउट करूंगा कि एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन से मेरा मतलब है कि मैं अगर क्लासिकल गा रहा हूँ तो उसका मुझे कॉन्टेक्स्ट पहले ऑडियंस को समझाना पड़ेगा। अगर ऑडियंस को कॉन्टेक्स्ट ही समझ नहीं आएगा तो हाउ विल दे रिलेट टू माय म्यूजिक। जी जी जी। है ना। अगर मैं ऐसे करूंगा तो कोई नहीं सुनेगा उसको। जी जी जी। और अगर मैं उसको पहले अच्छे समझाऊं, जैसे सखी मोहे मीत बता, जैसे कोई एक महिला फ्रेंड है, वो अपनी महिला फ्रेंड से पूछ रही है सखी मुझे बताओ मेरा मीत गया कहाँ। जी जी। अब मैंने आपको जैसे कॉन्टेक्स्ट बताया तो आपको जो मैं कहूंगा उससे आपको थोड़ा तो रिलेटेड, मेरी इमेजिनेशन बन गई उस बात को लेके। हाँ। अब मैं कहूंगा सखी मोहे मीत बता रे, अब मैं डायरेक्ट ये गाता तो शायद आपको उतना हिट नहीं हो पाता, है ना। क्योंकि थोड़ा एजुकेशनल म्यूजिक भी हम इसको कह सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें अध्ययन भी करना पड़ता है लोगों को। जी जी जी। तो बेसिकली लोग ये जो ग्राउंडेड जो स्टेप्स है, जो बेस है म्यूजिक का, उसको थोड़ा स्किप करते हैं। इसकी वजह से आई फील थोड़ा लैक ऑफ पार्टिसिपेशन कह सकते हैं यंगर जनरेशन में क्लासिकल म्यूजिक का। तो आई फील कि लोगों को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए एंड अगेन ऑब्जर्व फर्स्ट, अपने हिसाब से अपने दिमाग में कुछ सिनेरियो बनाने से पहले आई थिंक कि हमें थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए। तो इससे हमें थोड़ा हेल्प होगा कि यंगर जनरेशन भी आके इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले प्रथम जी, मैं
आपके बारे में बात करना चाहूंगा कि आपने म्यूजिक कैसे सीखा, आपके गुरुजी के बारे में और कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे। एक्चुअली मेरे परिवार में म्यूजिक था बचपन से, मेरे पैदा होने से भी पहले से। जी जी। तो जब मैं पैदा हुआ, मुझे मेरी एकदम पुरानी मेमोरीज अगर कुछ याद है तो मैं कुछ 5-6 साल का हुआ करता था। सुबह उठते ही पापा एक अलैया बिलावल राग की एक कोई रिकॉर्डिंग चलाते थे, और रात को सोने से पहले भी राग दरबारी जो रात को गाई बजाई जाती है, जी जी। तो उसकी रिकॉर्डिंग घर में चला करती थी। तो मतलब संगीत का एनवायरनमेंट वो अंदर आता ही रहता था। जी जी। और जब मैं मेरे माँ के पेट में भी था तब भी ये सब चल रहा था। तो संगीत के संस्कार वगैरह बहुत ऐसे पहले से ही मुझे ऐसे मिल रहे थे। जी जी। उसके बाद मैं थोड़ा जब मिडिल स्कूल में आया तो मेरा रुझाव थोड़ा वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ ज्यादा होने लगा उस समय पर, क्योंकि मैं अगेन अवेयरनेस थी लेकिन मैं उससे उतना रिलेट नहीं कर पा रहा था म्यूजिक से, क्योंकि मैं उस टाइम पे इतना मैच्योर नहीं था क्लासिकल म्यूजिक के लिए। तो मैंने बहुत 4-5 साल गिटार सीखा IQ स्कूल ऑफ म्यूजिक बीकानेर में। मेरे गुरु थे कृपेश बलियन जी जी, उनसे मैंने 4-5 साल गिटार सीखा। बट 4-5 साल सीखने के बाद मैं बहुत अच्छा गिटार प्ले करने लग गया था। एक्चुअली आई यूज्ड टू प्ले इलेक्ट्रिक गिटार, और जितने भी रॉक मेटल सॉन्ग्स होते हैं मैं सब कुछ खुद से ही करके इम्प्रोवाइज करने के बाद उसको मैं रिकॉर्ड भी करने लगा, बजाने भी लगा। बट आफ्टर दैट एट अ सर्टेन पॉइंट आई रियलाइज्ड कि जो मुझे डेप्थ चाहिए मेरे अंदर और मेरी म्यूजिक के अंदर, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। क्योंकि मैं जो बजा रहा था वो सरफेस के बहुत ऊपर से बजा रहा था। जी जी। बट वन थिंग दैट वाज लैकिंग वाज द डेप्थ, जो मुझे मेरी म्यूजिक के अंदर चाहिए थे। जी। मैं ऐसे सोच पड़ गया, मैं गिटार अच्छा कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ये इसको मैं कैसे लेके आऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं अपनी रूट्स की तरफ वापस गया कि मेरे बचपन में क्या होता था। जी जी। वापस मैंने रोज सुबह वो रिकॉर्डिंग लगाना चालू किया, रात को रिकॉर्डिंग वो चलाना चालू किया वापस, एंड अच्छे से ऑब्जर्व किया। कुछ ऐसे माइंड में कुछ ऐसे वो होता है ना एलिगेशंस लगाना कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस जैसे मेडिटेट करते हैं, मैंने सिर्फ वो लगा के मेडिटेट करना वापस से स्टार्ट किया। उसके बाद आई रियलाइज द डेप्थ दैट आई एम लुकिंग फॉर, वो इधर प्रेजेंट है क्लासिकल म्यूजिक। हाँ जी बिल्कुल। और वो मुझे पता नहीं वो कैसे, जो कोइंसिडेंस कह लो आप या भगवान की कृपा कि मुझे थोड़ा सडन रियलाइजेशन हुआ उस समय पे, तो आप वैसे कह सकते हैं। तो उसके बाद मैंने फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं। फिर मैं शास्त्रीय संगीत में ही, मैंने पापा को कहा कि पापा, एक्चुअली मेरे पापा खुद भी संगीत के टीचर है। जी जी जी। एंड मेरा शुरुआती जो बेसिक शिक्षण है वो पापा से हुआ। जी। उसके बाद मैंने कोलकाता में 2 साल रह के सीखा पंडित सप्तऋषि चक्रवर्ती जी से। उसके बाद मेरे अभी जो हाल फिलहाल में जो गुरुजी हैं पंडित सजीव अभ्यंकर, उनसे मेरा ट्रेनिंग चल रहा है पुणे में पिछले 2.5 सालों से। अच्छा। हाँ, तो वो भी बहुत ही बड़े गुरु के शिष्य रहे। हाँ जी बिल्कुल, पंडित जसराज जी हमारे बड़े गुरु जी, उनके वो शिष्य रह चुके हैं। क्या बात है, क्या बात है। मतलब संगीत की शिक्षा आपने बहुत ही गुरुजनों से ली है। और अभी आपने राग दरबारी की बात की थी, हाँ जी, और आपने गिटार की भी बात की थी, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे ऑडियंस अभी जो ये वीडियो देख रही होगी उनको लग रहा होगा कि क्लासिकल म्यूजिक सिर्फ हारमोनियम तक सीमित है। तो मैं चाहता हूँ उन ऑडियंस को भी आप ये बता सकें कि नहीं, गिटार पे रह के भी हम क्लासिकल म्यूजिक प्रेजेंट कर सकते हैं, या कोई राग या फिर उससे रिलेटेड आप गाना कोई प्ले करना चाहेंगे गिटार पर? ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे पहले मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट वापस देता हूँ। जी जी जी। कि ऑफ कोर्स हारमोनियम एक साधन है, कुछ गाने का वो प्रमाण नहीं है कि इसके बिना गाना हो नहीं सकता है। गिटार के साथ भी वैसे ही है। अगर हम मैं बहुत बड़े म्यूजिशियंस जो अपने आप को समझते हैं, मैं उनको ऐसे पूछता हूँ कि आपको बताओ कि सबसे पुराना इंस्ट्रूमेंट क्या है? कोई कहता है गिटार है, कोई कहता है हारमोनियम है। सबका आंसर गलत है। सबसे पुराना इंस्ट्रूमेंट हमारा खुद का गला है। खुद का गला है, बिल्कुल, है ना। तो हमारा गला ही जो होता है ना, वो लकीर, पत्थर की लकीर, वो है एक्चुअली। ये हमारे लिए साधन है, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो लोगों का एक कंफर्ट जोन बन जाता है कि मैं हारमोनियम पे गाऊंगा तो सिर्फ हारमोनियम पे ही गाऊंगा, तानपुरे पे गाऊंगा तो सिर्फ तानपुरे पे गाऊंगा, गिटार पे गाऊंगा तो गिटार। तो मेरे हिसाब से वैसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपका गला निपुण होना चाहिए किसी भी चीज को गाने बजाने के लिए। एंड सुर तो सबको पता ही है, सब जगह सेम ही होते हैं, बस उसके नाम अलग अलग हमने दे रखे हैं। तो क्लासिकल्स की मैं आपको अलग अलग तरह की चीजें सुनाता हूँ। अच्छा अच्छा।
केदार की एक बंदिश थी। अच्छा। अब इसी में मैं आपको एक गजल सुना सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। रंज से सही दिल ही दुखाने के लिए आज रंज से सही। और इसमें मैं कोई बॉलीवुड का गाना गाऊं तो तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, दूर जाके भी तुमसे तुम मेरी यादों में रहना। अब आपने देखा होगा कि सभी जो कॉम्पोजिशंस थे एक दूसरे के बहुत नजदीक थे, बहुत नजदीक। और इसको आप ऐसे कह नहीं सकते कि संगीत अलग है। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। क्योंकि अब जैनर का डिवाइड जो है हम लोगों ने किया, हम जैसे इंसानों ने किया। ये कोई भगवान लिख के नहीं गया कि ये इधर तक ये सीमित है, इधर तक ये सीमा है इसकी, इससे आगे जाओगे तो गलत हो जाएगा। है ना, तो वो हमारी थोड़ा हमने दिमाग में एक फील्ड बना रखा है कि हम उसमें ही रहेंगे। अब ये 3 चीजें आपने राग केदार में सुनाई। नहीं, केदार में नहीं, पहला केदार में था, बाकी यमन एंड कुछ बिलावल राग में। बिल्कुल अब बिल्कुल। बट ये एक दूसरे के बहुत नजदीक थे, सब बहुत कुछ। नजदीक थे। और मतलब क्लासिकल म्यूजिक का इतना खतरनाक प्रभाव है कि हम वेस्टर्न जो कल्चर है वो अपना रहे हैं, और जो वेस्टर्न के लोग हैं ना म्यूजिशियंस, वो ट्राई कर रहे हैं हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बिल्कुल अपने म्यूजिक में। अभी एक गाना आया था अरिजीत सिंह के साथ, था एड शीरन जी का, जो अरिजीत सिंह के साथ उन्होंने कोलैब किया था। मतलब उन्होंने इंडियन टच उसके अंदर डाला, पंजाबी टच। वर्ल्ड वाइड। हाँ, वर्ल्ड वाइड वो बहुत ही चला गाना। वो हमारी चीजें अपना रहे हैं और हम उनकी चीजें अपना रहे हैं। तो ये कितना जस्टिफाई लगता है आपको? आई थिंक अपनाना बुरी बात नहीं है, किसी का म्यूजिक अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और म्यूजिक जिंदा ही ऐसे है कि क्योंकि म्यूजिक बदल रहा है। जैसे हम इंसानों का अगर एवोल्यूशन देखें तो हमारे शरीर में कितने बदलाव आए हैं। पहले हम बंदर थे, आज इस मुकाम पे हम खड़े हैं, इतना दिमाग है हमारे अंदर, आज ये पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी जी इतने विकसित प्राणी में हम, वो विकसित हो पाए इसलिए हम जिंदा है ना। जी जी। संगीत भी विकसित हो रहा है इसलिए वो जिंदा है। अगर विकसित होना बंद हो जाएगा तो संगीत मर जाएगा। संगीत मरता है। तो ये बदलाव तो बहुत अच्छी चीज है संगीत के लिए, और अपनाना भी उतना ही अच्छा चीज है। पर गड़बड़ कहाँ हो जाती है अगर हम अपने रूट्स को भूल जाए। जी जी। कि अगर मैं रहने वाला बीकानेर का हूँ और मैं शिफ्ट हो गया लॉस एंजलिस में, फिर मैं वहाँ की भाषा बोलने लगा और यहाँ पे आगे लोगों को मैं ऐसे दिखाऊं कि नहीं तुम जो कर रहे हो वो खराब है, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, तो वो थोड़ी बुरी बात हो जाती है मेरे नजरिए में। इसलिए अपनाना बिल्कुल ही बुरी बात नहीं। और अगर कोई कोलैब हो रहा है, कोई आर्टिस्ट बाहर का आके हमारे साथ कर रहा है, या हम कहीं बाहर जाके कोलैब कर रहे हैं किसी के साथ, वो तो बहुत अच्छी बात है। जी जी। मेरे नजरिए में अच्छी बात है, एंड ये ऐसा होना भी चाहिए। सभी जॉनरा को हम एक्सप्लोर करें, हम क्लासिकल के साथ ब्लूज जॉनरा को मिक्स करें, हम गजल के साथ जैज को मिक्स करें, ऑफ कोर्स करो। एक्सपेरिमेंट करने का कोई ऐसे रूल है ही नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। कहीं भी कोई ऐसी किताब नहीं लिखी हुई है कि आपको यही करना है और आपको ये नहीं करना है, ऐसा कोई रूल बुक है ही नहीं। आप जो मन में चाहे एक सीमा के अंदर रह के भी और ना रह के भी, ये दोनों बातें हैं जी। आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते, कहीं ऐसा नहीं लिखा है आप कुछ नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं। आजकल की जनरेशन जो वो रैप म्यूजिक की तरफ ज्यादा जा रही है, वो क्लासिकल म्यूजिक को भूलती जा रही है। तो रैप म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक, इन दोनों में हम अगर जस्टिफाई करें तो अपने लिए क्या अपने को लगता है कि ये चीज अपने को यहाँ ऐसे होना चाहिए था, यहाँ ऐसा होना चाहिए था? देयर इज नथिंग टू जस्टिफाई एक्चुअली, क्योंकि सब अपनी जगह पे सही है। जस्टिफाई करने जैसा कुछ भी नहीं है अगेन, क्योंकि सब म्यूजिक अपनी अपनी जगह एक होल्ड करता है, सबका एक अलग इंपॉर्टेंस है। गजल का अलग इंपॉर्टेंस होगा, राग का अलग इंपॉर्टेंस होगा, ये रैप म्यूजिक जो प्रचलन में है। एंड क्योंकि अगर आप एक बात नोटिस करना कि रैप म्यूजिक अभी आया है जी। उससे अगर हम 20-25 साल जाए तो स्लो म्यूजिक का जमाना था। बिल्कुल। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, लोग ऐसे गाना सुना करते थे। हाँ। अगर उससे भी मैं पहले जाऊं तो आज चल के तुझे मैं लेके चलूं, लोग उस टाइम ऐसे गाने सुना करते थे। और अगर थोड़ा मैं और अगर 2010 की तरफ हो तो सुना सुना देश कहे आजा रे। तो जैसे ही म्यूजिक बदल रहा है तो आज रैप का टाइम है, रैप का भी एक एरा आएगा और वो खत्म होगा, उसके बाद एक नया म्यूजिक का जॉनरा डेवलप होगा। तो ये तो एक्चुअली जस्टिफाई करने जैसा कुछ नहीं है, ये जस्ट एक साइकिल ऑफ लाइफ जैसे होता है ना, ये साइकिल ऑफ हमारा म्यूजिक है। यानी कुल मिला के संगीत भी अपना रंग बदल रहा है, रूप बदल रहा है। संगीत जिंदा है बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात है कि ऐसे ऐसे आर्टिस्ट आ रहे हैं आजकल जो एक अलग ही
जॉनर लेके आ रहे हैं। रैप म्यूजिक का जो टेस्ट आजकल लोगों को पसंद आ रहा है तो वो लोगों की चॉइस है, और कोई म्यूजिक आने की वजह से कोई म्यूजिक खत्म हो रहा है ऐसा कहना गलत है। एक्चुअली वो हम लोग ही हैं जो किसी म्यूजिक को पसंद कर रहे हैं, किसी चीज को नहीं सुन के किसी दूसरी म्यूजिक को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ जस्टिफिकेशन देने जैसा कुछ इसमें है नहीं। जी। जस्ट इट ऑल कम्स डाउन टू लाइक पीपल का टेस्ट, जो हमें सुनने का मन है। आपकी एज लगभग कितनी होगी अभी? 21 में आपने क्लासिकल म्यूजिक में इतनी अच्छी पकड़ बनाई है, ये सच में एक देखा जाए तो कुछ तो आपके अंदर म्यूजिक पहले से ही था, और कुछ आपके गुरुओं की इतनी अच्छी शिक्षा और इतनी अच्छी आपके अंदर देन है। आप इतने हैंडसम गुड लुकिंग भी हो, कभी मॉडलिंग के बारे में नहीं सोचा आपने? एक्चुअली मॉडलिंग का मुझे बहुत लोग कहते हैं जी कि करना चाहिए, बट मेरा उसमें कभी उतना रुझाव हुआ नहीं। अगर मेरा फ्यूचर में प्लान बना तो I'll definitely try। आजकल क्लासिकल म्यूजिक के प्रति लोगों का रुझान वास्तव में रियल में बहुत कम है, तो कुछ ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगे कि लोग उसे अपनाने के लिए थोड़े इंस्पायर हो सके? हाँ, एक्चुअली इसका आंसर मैं एक अच्छे से देना चाहूँगा। अगर मैं पहले बीकानेर क्षेत्र की बात करूँ जी, तो जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चों को संगीत सिखाना चाहते हैं तो उनका यूजुअल माइंड में प्लानिंग क्या चलता है कि मेरा बच्चा 2 महीने संगीत सीखेगा, देन वो स्टेज पे आ जाएगा जी, या स्कूल में कुछ परफॉर्म करेगा, ये कंपटीशन हो रहा है ABCD, ये उसको जीत जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इंडियन आइडल जाएगा। बट ये एक्चुअली पॉइंट बहुत गलत है। जी। जैसे कोई 10 साल का बच्चा है, वो 10 साल में 10 साल का हुआ है ना। जी। 2 महीने में तो 10 साल का कोई होता नहीं है। बिल्कुल। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बच्चा 2 महीने में सीख के ये जीत जाएगा? जीत जाता है तो ऑफकोर्स बहुत अच्छी बात है, बहुत मतलब भगवान की कृपा है। बट अगर नहीं जीतता है तो बच्चा भी मायूस होता है, माँ बाप भी उसको ताने देते हैं कि देख मैंने तो 2 महीने तेरे पे पैसा लगाया, अब तो ये क्यों नहीं जीत पाया, क्यों नहीं सीख पाया, इतना टाइम तो इनफ होता है ना। जी। तो ये थिंकिंग को हमको मिटाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक बहुत बड़ा टॉपिक है। आपको सुर समझने में सालों लग जाते हैं। सुर कहाँ पे, क्योंकि सुर भी बहुत बड़ा होता है ना। जी। एक हम तीर का कमान चलाते हैं, उसके ऊपर निशान लगाना होता है, एक रेड कलर का डॉट होता है, उसके अंदर जाके भी बीच में एक सुर होता है। जी। वैसे बहुत बड़ा इलाका है। जी। उसके लेकिन बीच में सुर लगाना है, वो आप सीख नहीं सकते हो 2 महीने में। जी। है ना, क्योंकि समझने में बच्चे को बहुत टाइम लग जाता है। तो पहला मेरा संदेश यही है मॉम डैड्स को जो अपने बच्चे को सिखाना चाहता है, या फिर उनका बच्चा उनको कह रहा है कि मुझे संगीत सीखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव देम टाइम, उनको छोड़ दो। अगर कोई बच्चा आपके पास आ रहा है कि मुझे संगीत सीखना है, ओके यू हैव योर टाइम, मैं तुम्हें देता हूँ 1-2 साल, उसके बाद आप देखो उसका प्रोग्रेस। क्योंकि सिर्फ 2-3 महीने करके आई डोंट थिंक कुछ फायदा है। फिर बच्चा भी मायूस होता है, उसके पेरेंट्स से भी उसका प्रेशर होता है, फिर आसपास के लोग भी उसका मजाक उड़ाते हैं कि अरे 2 महीने सीख के आया फिर भी नहीं जीत पाया। तो आई थिंक मेरा यही रिस्पॉन्स रहेगा इस बारे में कि लाइक सपोर्ट करो, बिल्कुल ओके, एंड देन उनको छोड़ दो। जो उनका गुरु उनको सिखा रहा है उनको अच्छे से सीखने दो, उनको खुद को एक्सप्लोर करने दो, उनको खुद को ही समझने दो, है ना। मतलब गुरु तो ऑफ कोर्स आपको सब कुछ सिखाएगा ही, लेकिन आप खुद का जो आपका दिमाग है उसको इम्प्लीमेंट करके म्यूजिक को अपने नजरिए से देख के इसको समझने की कोशिश करो। कोई भी तरह के म्यूजिक हो, मैं सिर्फ क्लासिकल का नहीं कह रहा, कोई बच्चा गिटार भी सीख रहा है तो उसको सीखने दो, है ना, जो वो सीखना चाहता है। अगर ऐसा बहुत बार होता है बच्चा गिटार सीखना चाहता है तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं तू बॉलीवुड बजा, लेकिन उसका मन होता है मेटल बजाने का, 1990 के दशक का रॉक बजाने का उसको मन है, और उसको लोग कह रहे हैं कि तू बॉलीवुड गाने बजा, तुझे देखा तो ये जाना सनम बजा, ताकि लोगों को रिलेट करता है। लेकिन ये सब अच्छी बात है, लेकिन जो उसको सच में करना है, अगर आप वो उसको करने देते हो तो ही आप एक अच्छे आर्टिस्ट को जन्म दे पाओगे। अदरवाइज तो वो होता है ना, मारवाड़ी में कहते हैं रांद काटना, वो सब वही चल रहा है एक्चुअली, फिर उसमें कुछ फर्क नहीं है। जी। प्रथम जी, अपने बीकानेर में क्लासिकल म्यूजिक की पकड़ बहुत कम है। हाँ जी। तो क्लासिकल म्यूजिक का ट्रेंड बढ़े अपने बीकानेर में, इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? यस, बिल्कुल। क्लासिकल म्यूजिक का ट्रेंड अभी बहुत कम हो चुका है बीकानेर की, अगर स्पेशली बात हम अगर करें, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक को लोग समझ नहीं रहे। अगर कोई बच्चा सीख भी रहा है या फिर कोई स्टूडेंट सीख रहा है तो वो डायरेक्ट गजलों पे आ रहा है, या फिर वो जो बेसिक ट्रेनिंग होती है सारे इसको स्किप करके रंजिशे सही डायरेक्ट इस पर आने की कोशिश कर रहा है। अगर आपका फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं तो आप घर कैसे बनाओगे? और अगर घर बना भी लिया तो एक भूकंप आते ही वो आपका डगमगा जाएगा, है ना। एक भी कुछ ऐसे इधर उधर हो तो आपका सुर बिगड़ जाएगा, है ना। अगर फाउंडेशन ही आपका स्ट्रांग नहीं है, आप कैसे पत्र लिख सकते हो जब आपको अल्फाबेट लिखने ही नहीं आते? जी, है ना। तो इसके लिए आई थिंक थोड़ा इम्पेशेंट जो लोग हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स है, अगर वो थोड़ा अपना ये इम्पेशेंट जो नेचर है इसको कम करे
एंड थोड़ा खुद को टाइम दे, थोड़ा संगीत को टाइम दे, क्योंकि हमारे बहुत गुणी लोग कहते हैं कि जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हमारा संगीत जवान होता है। जी जी जी, है ना, तो हम जितना उसको टाइम देंगे उतना ही रिटर्न आपको इंटरेस्ट के साथ मिलता जाएगा। और म्यूजिक सीखने की कोई एज नहीं होती। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो वो शायद कल ही एक्सपायर हो जाएंगे, लेकिन आज उनके अंदर जज्बा इतना है कि वो म्यूजिक सीखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका ड्रीम जो म्यूजिक सीखने का है वो पूरा हो जाए। इतनी ओल्ड एज के मैंने लोग देखे हैं जो म्यूजिक सीख रहे हैं इस एज में आके, जिनको देख के आश्चर्य होता है कि यार इनको म्यूजिक सीखने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो अब उस कैटेगरी में पहुंचे हैं ना, तो यानी कि उन्होंने अब म्यूजिक को समझा है। उन्हें पता चला है कि नहीं, हमें म्यूजिक सीखना बहुत जरूरी है। और एक आर्टिस्ट के अंदर मैंने एक चीज और देखी है कि वो तारीफ का भूखा होता है। कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लाइमलाइट बटोरनी है, उनको सुरों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे आर्टिस्ट के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं खुद को कुछ समझता नहीं हूँ किसी के बारे में कुछ कहने का, बट संगीत के बारे में मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं भी संगीत का स्टूडेंट हूँ, हम सब संगीत के प्रेमी हैं। संगीत एक ऐसी चीज है जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है संगीत सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट है। बिल्कुल। और संगीत सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट है। बिल्कुल, ये दोनों बातें हैं। बिल्कुल, है ना। तो अगर कोई सिर्फ लाइमलाइट के लिए कर रहा है तो वो एक पैसा छापने की मशीन है एक्चुअली। जी। ही इज नॉट एन आर्टिस्ट, ही और शी इज नॉट एन आर्टिस्ट अगर वो सिर्फ पैसा छापने के लिए कर रहा है या फिर कोई लाइमलाइट में आने के लिए कर रहा है। अगर आप सिर्फ संगीत को कुछ देना चाहते हो खुद से, मैं उसको एक आर्टिस्ट मानूंगा कि लाइक जो अपना खुद का पूरा समर्पण दे के उसमें कुछ घुस रहा है, उसको अगर कुछ उसका बाय प्रोडक्ट मिलता है, फेम मिलता है और कुछ मतलब पैसा मिलता है, कुछ लोग जानने लगते हैं, अप्रिसिएशन करते हैं, वो एक्चुअली बाय प्रोडक्ट है ना। आप उसके लिए कुछ मत करो ना, क्योंकि वो थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि फिर लोगों का सिर्फ जो ध्यान रहता है उसके रिजल्ट में आ जाता है कि मुझे क्या मिलेगा ये करके। मैंने 5 साल दे दी, मैं 5 साल से गा रहा हूँ, ये कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, मेरे को कुछ मिला नहीं, है ना। तो ये थिंकिंग को हमें मिटाना है सबसे पहले।